हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं भारत का प्राचीन इतिहास। ये बुक रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की बुक है। इस बुक को मैं लाइन बाय लाइन कवर करूंगा, साथ ही जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं इसको अलग से करूंगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको करेंगे हम, चाहे यूपीएससी के हो, एसएससी के हो या फिर रेलवे के हो। दोस्तों, आपको करना क्या है, इस सीरीज़ को आपको ध्यान से सुनना है। बस आपके पास बुक है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, आपको बस इस सीरीज़ को अच्छे से देखना है। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, होता क्या है, हम सीधा फैक्ट रटने के चक्कर में पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हम टाइम लाइन को रिलेट नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक बार बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद टाइम लाइन को रिलेट कर लेंगे, तो चीज़ें हमको याद रहेंगी, क्वेश्चन करने में भी आसानी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची। जो भी बुक में विषय सूची दिया गया है इस स्लाइड में मैं ऐड कर दिया हूँ। आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 3 से होता है, प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत। इससे पहले के 2 चैप्टर इतिहास का महत्व और आधुनिक लेखक है, जो हम क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 3, प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत। देखिए, इतिहास को कोई भी लेखक लिखने से पहले जितने भी अब तक मिले हैं अवशेष, चाहे वो भौतिक अवशेष हो, सिक्के, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, ऐतिहासिक दृष्टि, इन सब को मिला के इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले उन पर रिसर्च किया जाता है, उनको रिलेट किया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके हिसाब से इतिहास को लिखा जाता है। सबसे पहले है भौतिक अवशेष। अब मैं इस चीज़ को पढ़ने जा रहा हूँ, आप गौर से बस इसको ध्यान से सुनिए और चीज़ों को बस समझते जाइए। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं और उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ। इन भवनों का अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। अब टीला के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है, एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृदभार, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी PGW, शॉर्ट में इसको PGW बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति के द्योतक हैं। कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के हैं। अब टीले की खुदाई देखिए किस तरह से किया जाता है। टीले की खुदाई 2 तरीके से की जा सकती है, अनुलंब और क्षैतिज खुदाई। 2 तरीके से, अनुलंब और क्षैतिज खुदाई। अब देखिए, अनुलंब उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घटित हो। कहने का मतलब ये है, देखिए, अनुलंब उत्खनन का मतलब जिस तरह से कुआं आप खोदते हैं उस तरह से सीधी खड़ी खुदाई। इसमें क्या होता है कि किसी भी स्थान का उस समय के काल का पता चलता है, टाइम लाइन का। क्योंकि देखिए होता क्या है, टाइम के साथ जो है लेयर बाय लेयर पृथ्वी के ऊपर चीज़ें इस तरह से इकट्ठा होती चली जाती हैं। तो एक ही जगह पे हम अगर उत्खनन करते हैं तो वहाँ के टाइम लाइन के बारे में हमको पता चलता है। यह समानता स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है, क्योंकि बहुत गहरी खुदाई करनी रहती तो हम सारा कर नहीं सकते, तो कुछ सीमित भाग में ही करते हैं। अब कह रहा क्षैतिज उत्खनन के बारे में। देखिए, क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले की या उसके बृहद भाग की खुदाई। सारे टीले की या उसके बृहद भाग का खुदाई। इसमें क्या होता है कि हम काफ़ी एरिया कवर करके, बस कुछ ही मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा कवर करके उसका खुदाई करते हैं। इस तरह की खुदाई से हम उस स्थान के काल विशेष की संस्कृति, मतलब किसी एक काल के संस्कृति के बारे में पता चलता है, का पूर्ण आभास होता है। अधिकांश स्थलों की अनुलंबन खुदाई होने के कारण उनमें हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालानुक्रमिक सिलसिला मिल जाता है।
क्षैतिज खुदाइयाँ खर्चीली होती है। अब देखिए कह रहा है कि क्षैतिज खुदाइयाँ खर्चीली होती हैं, इसके कारण बहुत कम की गई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको अंदर तक खोदना रहता है। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं का भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता। खर्चीली होने के कारण हम सारा नहीं इस तरह से खोद पाते, तो हमें पूरी अच्छी तरीके से भौतिक जीवन का पूर्ण समग्र चित्र नहीं मिल पाता। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि सूखी जलवायु के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के पूरा अवशेष अधिक सुरक्षित बने रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, जलवायु शुष्क है। शुष्क जलवायु में चीज़ें लंबे समय तक रहती हैं, तो इस तरह से सुरक्षित बनी रहे। परंतु मध्य गंगा के मैदान और इलियाई क्षेत्रों की नमी और आर्द्र जलवायु में लोहे के आसार भी संरक्षित हो जाते हैं और कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेष को खोजना कठिन होता है। कहने का मतलब जहाँ पे नर्म और आर्द्र जलवायु है, जैसे गंगा के मैदान या पूर्वी तट की तरफ पश्चिम बंगाल के साइड में, वहाँ क्या है, आर्द्र जलवायु है। तो आर्द्र जलवायु में कह रहा है कि लोहे के आसार भी संरक्षित हो जाते हैं, यानी लोहा भी गल जाता है। तो वहाँ कच्ची मिट्टी की चीज़ें कैसे आसानी से मिल जाएंगी, तो इसीलिए कह रहा है कि कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेष को खोजना कठिन होता है। आगे कह रहे हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खनन से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ है। 2500 ईसा पूर्व में, ये लगभग सिंधु सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्तियों के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ों को भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ, महापाषाण को और क्या कहते हैं, मेगालिथ कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते हैं। अब देखिए, जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं, उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार में वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण, ये नाम याद रखिए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से यह पता लगाया जाता है कि वे किस काल के हैं। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियो धर्मी समस्थानिक है। देखिए, कार्बन के बारे में आप जानते होंगे, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु भार 12 होता है, यानी 12 होता है। तो अब होता क्या है कि एक होता है इसका रेडियो धर्मी समस्थानिक यानी आइसोटॉप। इसका परमाणु क्रमांक तो समान रहता है, 6 ही रहता है, लेकिन इसका परमाणु भार बदल जाता है, 14 हो जाता है। तो ये हो जाता है समस्थानिक, यानी स्थान तो समान है, 6 ही है, लेकिन इसका भार बदल जाता है। और ये क्या होता है, रेडियो धर्मी होता है, यानी रेडियो एक्टिव होता है, जो कि सभी प्राणवान वस्तुओं में विद्यमान होता है। यानी जितने भी जीवित वस्तु हैं, जो भी जीवित वस्तु हैं संसार में, सब में क्या होता है, रेडियो धर्मी समस्थानिक आइसोटोप कार्बन 14 होता है। अब कह रहा है कि सभी रेडियो धर्मी पदार्थ की तरह इसका निश्चित समान गति से क्षय होता है। कहने का मतलब है जितने भी रेडियो धर्मी पदार्थ हैं उसका क्या होता है, एक समान गति से क्षय होता है। और ये कार्बन 14 भी एक रेडियो धर्मी है, यानी इसका भी समान गति से क्षय होता है। अब आगे कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु जीवित रहता है तो कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में कार्बन 14 का समन्वय भी होता रहता है। कहने का मतलब है कार्बन 14 रेडियो धर्मिक समस्थानिक है, इसका एक समान गति से क्षय तो होता रहता है, लेकिन भोजन और हवा की वजह से इसमें क्या होता है, इसका इक्विलिब्रियम बना रहता है, समन्वय बना रहता है। यानी जितना क्षय होता रहता है उतना क्या होता है, इकट्ठा भी होता रहता है इसमें। और उसके बाद कह रहा है परंतु वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब इसमें विद्यमान कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से तो जारी रहती है, लेकिन यह हवा और भोजन से कार्बन 14 का लेना तो बंद कर देती है। उसके बाद कह रहा है किसी वस्तु में विद्यमान यहाँ होगा कार्बन 40, किसी वस्तु में विद्यमान कार्बन 40 में आई कमी को मापकर उस समय का निर्धारण किया जा सकता है। यानी जब कोई वस्तु मर जाएगा तो हवा से और भोजन से तो उसमें कार्बन 14 का इक्विलिब्रियम बना नहीं रहेगा, समन्वय नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि उसमें वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्षरण होता जाएगा, यानी डीके होता जाएगा। तो डीके जब होगा यानी क्षरण होगा तो उसमें क्या होगा कि उसके मात्रा में कमी आएगा, किसमें, कार्बन 14 की।
कार्बन 14 की मात्रा में कमी आएगा तो उससे हम पता लगा लेंगे कि कितना पुराना है, क्योंकि एक साल में या कुछ साल में एक निश्चित मात्रा में इसका डिके होता है। सभी रेडियो समस्थानिक का एक अपना क्या होता है, अर्धायु काल होता है। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि वो वस्तु कितना पुराना है। आगे कह रहे हैं पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता कैसा, पराग के विश्लेषण द्वारा, यानी पौधों के जो अवशेष हैं उनका परीक्षण कैसे किया जाता है, पराग विश्लेषण द्वारा। जलवायु और वनस्पति का इतिहास बनता है। जलवायु और वनस्पति का इतिहास कैसे पता चलता है, पराग के विश्लेषण द्वारा। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। अब देखिए यहाँ पहले 7000 है, फिर 6000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है कि उल्टे तरीके से चलता है गिनती उसका, मैं मतलब समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे से। देखिए हम जो अभी यूज कर रहे हैं कैलेंडर, वो क्या है, यूरोपीय लोगों ने डेवलप किया है। यूरोप के लोग किसको मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं। तो जब उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो उनके जन्म से पहले जो भी साल रहेगा वो पीछे उल्टा हम गिनते चले जाएंगे। ईसा मसीह के जन्म को हम 0 मान लिए, अब उससे पहले 1 2 3 4 इस तरह से पीछे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी को बोलते हैं BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। जो ईसा पूर्व हम लिखते हैं वो इसी को लिखते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय है उसको ईसा पूर्व कहते हैं। तो वो उल्टे तरीके से हम काउंट करते चलते हैं। दोस्तों अब दूसरे नंबर के जो भी अवशेष हैं उसमें मिले हैं सिक्के। तो अब सिक्कों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा है कि अनेक सिक्के धरातल पर मिले हैं, इनमें से अधिकांश ज़मीन को खोद के निकाले गए हैं, यानी कुछ सिक्के ज़मीन के ऊपर मिले हैं और कुछ ज़मीन को खोद के निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। नाम को याद रखिएगा, न्यूमिस्मेटिक, कभी कभी इंग्लिश में नाम दे के पूछ लेता आपसे। कहते हैं आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का प्रचलन नहीं था। पहले कागज़ की करेंसी तो चलती नहीं थी, पर धातु धन या धातु मुद्रा यानी धातु के सिक्के और धातुओं को भी धन के रूप में रखा जाता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के, जी हाँ दोस्तों, शीशे के भी बनते थे। और कह रहा है कि पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। अधिकांश सिक्के कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। कुषाण काल के समय अधिकांश सिक्के ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं, यानी ईसा जब ईसवी स्टार्ट हुआ उसके शुरुआत के जो 3 सदी है उसके हैं। फिर आगे कह रहा है गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए, यानी गुप्तोत्तर काल में फिर ये सांचे नहीं मिले। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, यानी पहले बैंक नहीं हुआ करता था, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा रखते थे ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सके। ऐसी अनेक निधियों जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों, देखिए टकसालों है ना, जहाँ टका रखा जाता है, टका सिक्का कोई कहते हैं, विदेशी टकसालों में भी डाले गए हैं, देश के अनेक भागों में मिली हैं। कह रहा है कि अधिकतर कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित हैं, म्यूजियम में रखा गया है। बहुत में भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। चूँकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक राज किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी तथा सार्वजनिक संग्रहालय में बहुत सारे भारतीय सिक्के से गए हैं, उनके संग्रहालय में बहुत सारे भारतीय सिक्के गए हैं। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में, ये लाइन आप याद रखिएगा, सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं, तो किसमें, मौर्य साम्राज्य के समय में। जो विशेषता शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। अब देखिए मौर्य काल में किस किस का सिक्का मिला है, देखिए शीशे के भी मिले हैं, पोटीन के भी मिले हैं, तांबे के, कांसे के, चांदी के और सोने के। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए, ये लाइन भी याद रखिए, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, गुप्त शासकों ने।
इन सब से पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषता मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल में अधिक भाग में खूब ही बढ़ा। यानी मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा, किससे? सिक्कों से पता चलता है। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। यानी गुप्त काल के बाद व्यापार कमज़ोर पड़ गया था। अब देखिए कुछ अब इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, मैं बताया था ना कि बुक के साथ मैं फैक्ट भी कवर करूँगा, उसको देख लेते हैं। अब कह रहा है कि प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, पहले बता चुका हूँ। टेराकोटा, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। टेराकोटा मतलब मिट्टी होता है ये, तो टेराकोटा का सिक्का नाम से ही पता लग रहा है कि मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। अब ये भी याद रखिएगा, टेराकोटा का सिक्का किस सभ्यता में मिला था? सिंधु सभ्यता में। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्का, ये नाम भी ध्यान रखिए, आहत या पंचमार्क सिक्का जो ठप्पे लगा के बनाए जाते थे, सिक्कों का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते रहते थे, मोहर छपे हुए रहते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी पता चलेगा कि पहला धातु का सिक्का क्या था, तो वो आहत या पंचमार्क सिक्का था। किसके समय में? मौर्य काल के समय में ये बनता था। अब आगे कह रहा पर्ण, पर्ण किसको बोलते थे? चांदी के सिक्के थे। चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे? पर्ण, जो मौर्य काल में प्रचलित थे। तो मौर्य काल में जो पर्ण था वो क्या था? एक चांदी का सिक्का था। चौथे पॉइंट में कह रहा है सातवाहन शासकों ने सीसा तथा पोटीन के सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों ने सीसा तथा पोटीन, पोटीन क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है, कापर प्लस टिन प्लस लेड, कापर टिन और लेड का मिश्र धातु होता है। उसके बाद इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। कौन? सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए, इसको याद रखिएगा, पॉइंट को आप एग्जाम में पूछ लेता है। 5वें नंबर पे कह रहा है कि पहली बार सोने का सिक्का, फर्स्ट सोने का सिक्का कौन जारी किया? यूनानी या हिंद यवन शासकों ने। 6ठे नंबर में क्या कह रहा है कि शुद्ध सोने का सिक्का, कुषाण शासक, ये भी नाम याद रखिएगा, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। फिर कह रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का, यानी सबसे अधिक मात्रा में और अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में जारी किया गया। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे, तो स्कंदगुप्त के समय गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। 8वें पॉइंट में कह रहा है कि चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय या जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके समय में चांदी का सिक्का प्रचलित हुआ। मयूर शैली ये सिक्का, ये भी क्या है? गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय में प्रयोग किया गया। मयूर शैली, इस सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्का कौन सा था? मयूर शैली का। अब किसके समय था? समुद्रगुप्त के समय में। 10वें नंबर पे कह रहा कौड़ी, कौड़ी याद होगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। तो कौड़ियों का प्रयोग किस में होता था? गुप्त काल में। ये क्या होता था कि ये समुद्र में जो सीपी वगैरह पाए जाते हैं उससे बनते थे, तो जब फूट जाता था तो वही कहते थे कि फूटी कौड़ी भी हमारे पास नहीं है, मतलब वो फूट जाता था तब वो चलता नहीं था, उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता था। 11 नंबर पे देखिए चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का भी चलता था। किसके समय? हुमायूं के शासनकाल के समय। देखो एक था सियाबुद्दीन, ये एक दिन के लिए, हुमायूं का शासन में एक दिन के लिए बना था राजा। ये हुआ क्या था कि हुमायूं का ये जान बचाया था, ये नदी में डूब रहे थे, तो सियाबुद्दीन ने हुमायूं की जान बचाया था, तो एक दिन के लिए सियाबुद्दीन को राजा बना दिया था। तो कुछ नहीं किया, एक दिन में चमड़े का सिक्का ही जारी कर दिया। चमड़े का सिक्का आपको पता है कि ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो वो ख़त्म हो गया था कुछ दिन में। फिर आगे रुपए, जो हम आज भी यूज करते हैं, रुपए का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था, याद रखिएगा, रुपए सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था। फिर आगे देखिए दाम, दाम भी क्या था? एक प्रकार का सिक्का था। इसका प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था, तो रुपए दाम। उसके बाद सोने की असरफी, ये भी क्या किए थे? शेरशाह सूरी ने शुरू किए थे। सोने की असरफी भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा तथा शुद्धतम सोने के सिक्के कुषाण शासक द्वारा। देखिए सबसे अधिक सोने के सिक्का बताया ना आपको,
वो अशुद्ध थे। किसके समय में? गुप्त शासन के द्वारा किया गया था। लेकिन सबसे अधिक शुद्धतम सोने का सिक्का किसके समय में? कुषाण के शासक के समय में किया गया था। उस समय शासक कौन था? कनिष्ठ। कुषाण शासक जो कनिष्ठ था उसके समय शुद्धतम सोने के सिक्के जारी किए। आगे देखिए, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में। सबसे ज़्यादा सिक्के किसके समय? मौर्योत्तर काल में। तथा सबसे कम सिक्के गुप्तोत्तर काल में। यानी सबसे अधिक सिक्के मौर्य साम्राज्य के समय था और सबसे कम सिक्के गुप्त काल के समय में चलता था। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पे है अभिलेख। अभिलेख सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, हिंदी में पुरालेख शास्त्र कहते हैं। और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों के प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख जो है वो कहाँ कहाँ पे? मुहरों, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, ताम्रपात्रों पर मिलते हैं, तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है और ये ईसा पूर्व की 3री सदी के हैं। आरंभिक अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में है, याद रखिएगा। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी। तो सबसे पहले किसमें था? प्राकृतिक भाषा में था, उसके बाद संस्कृत भाषा में मिलने लगी। और 4वीं और 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग हुआ। किसका? संस्कृत भाषा का। तब भी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। याद रखिएगा, गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेख की स्थान क्रम सूचियाँ प्रकाशित नहीं हुई है। दक्षिण भारत के अभिलेख की सूचियाँ ही अभी तक जो है वो प्रकाशित नहीं हुई हैं। फिर भी 50,000 से भी अधिक अभिलेख, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के हैं, प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, जैसे हम अभी लिखते हैं देवनागरी लिपि। उसके कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि कैसे? उल्टा लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखा जाता है, दाएं से बाएं। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत में भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और आरमाइक लिपियाँ, देखो आरमाइक लिपियाँ भी मिली हैं। किसके? अशोक के शिलालेख में, याद रखिएगा। ब्राह्मी मिली है, खरोष्टी मिली है और आरमाइक लिपियाँ का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही है। गुप्त काल तक ब्राह्मी लिपि रहा है। पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व हैं। इनका पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है, क्योंकि ये भावचित्रात्मक थी, इसलिए इनका पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर है वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, उनके अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। उसके बाद कह रहा कि देश के सबसे पुराना अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं, यानी अभी तक जो पढ़ा जा चुका है उसमें सबसे पुराना वे है ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख। अशोक का शिलालेख वो पुराना अभिलेख है जो अभी तक पढ़ा जा चुका है। लेकिन सबसे पुराना किसका है? सिंधु घाटी का हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख जो पढ़े जा सकने वाले अभिलेख है उनमें सबसे पुराना है। लेकिन सबसे पुराना किसका है? हड़प्पा संस्कृति का, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा में। नाम याद रखिएगा, मेरठ और हरियाणा में अशोक के 2 शिलालेख मिले। किनको मिले? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक, उसके बाद हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में उसने इन्हें दिल्ली मंगवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके? अशोक के शिलालेख जो मेरठ और हरियाणा में मिले उसको दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया, पर कोई भी पंडित पढ़ नहीं सका। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसके? अशोक के शिलालेखों को। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम
1837, डेट याद रखिएगा, 1837 में सफलता मिली किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप, ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप को उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर थे। ये बेसिकली क्या थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, अच्छे रैंक पे थे बंगाल में। आगे देखते हैं, अभिलेखों के अनेक प्रकार हैं। देखिए अभिलेख के कई प्रकार हैं, जैसे पहली कोटि के अभिलेख। पहली कोटि के अभिलेख में क्या है? अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेश और निर्णयों की सूचनाएं रहती हैं। अशोक के शिलालेख इसी कोटि के हैं। अशोक के शिलालेख पहली कोटि के हैं, जिसमें जनता के लिए धार्मिक न्याय, सामाजिक न्याय, राज्यादेश ये सब रहते थे। अब आगे कह रहा है कि दूसरी कोटि के अभिलेख में देखिए क्या होता है। दूसरी कोटि में वे अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिन्होंने बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तफलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया है। तो दूसरी कोटि के अभिलेख में कैसा आ जाता है? अनुष्ठानिक अभिलेख। फिर तीसरी कोटि का अभिलेख देखिए, इसमें कह रहा है कि ये प्रशस्तियाँ आती हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कृतियों का बखान तो है, पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई जिक्र नहीं है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इसी कोटि का उदाहरण है। अब देखिए समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है वो तीसरी कोटि का है। कैसा अभिलेख है? तीसरी कोटि का। इसमें किस तरह से है? उनके विजेताओं के तो गुणों का वर्णन है, पर उनके जो हारने का या पराजय का है उसका जिक्र नहीं किया गया है। अब देखिए फैक्ट देख लेते हैं हम। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। फैक्ट याद रखिएगा, सबसे पहले अभिलेख किसने लिखा था? विश्व की बात हो रही है। डेरियस, ये क्या था? ईरान का शासक था। उसके बाद कह रहा है कि पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों पे जो लिखते हैं उसको अभिलेख कहते हैं, तथा छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। यानी पत्थर पे जो खोद के, यानी बड़े पत्थर पे, उसको अभिलेख कहेंगे, और जो छोटे पत्थर पे लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? शिलालेख कहेंगे। भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का माना जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर आगे कह रहे हैं कि प्राचीनतम पाठनीय अभिलेख सम्राट अशोक का है, बता चुका हूँ पहले ही। सम्राट अशोक का जो है सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा जा सका है। जिसे कौन पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था? जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ऊंचे पद पे थे। फिर उसके बाद सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में, बताया था ना, मैसूर के जो संग्रहालय है उसमें सर्वाधिक अभिलेख रखा गया है। पहला अभिलेख बोगज गोई, ये नाम याद रखिएगा, बोगज गोई से मिला है, जो कि तुर्की या एशिया माइनर में है। देखिए तुर्की को क्या बोलते हैं? एशिया माइनर भी बोलते हैं, इसीलिए लिखा है तुर्की या एशिया माइनर में है। कौन सा? बोगज गोई, पहला अभिलेख। उसके बाद कुछ प्रमुख अभिलेख देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले है जूनागढ़ अभिलेख। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यह शक शासक, शासक भी याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख किसके लिए? शक शासक रुद्रदामन प्रथम का है। यह संस्कृत भाषा में है। सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है संस्कृत भाषा का। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। ये नाम भी याद रखिएगा, सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक, देखिए इसमें कितने पॉइंट आ गए। जूनागढ़ अभिलेख का जहाँ नाम आएगा, कहाँ था ये? जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। शक शासक के रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है, जिसमें सुदर्शन झील की चर्चा है, और सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अगला देखते हैं एरण अभिलेख। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। इसे गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की चर्चा है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि सती प्रथा की चर्चा किस अभिलेख में है? तो एरण अभिलेख, जो एमपी में है। कौन बनवाया था? गुप्त शासक के भानुगुप्त द्वारा। आगे देखते हैं ऐहोल अभिलेख। ठीक, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है।
यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय, याद रखिएगा चालुक्य शासन जो थे पुलकेशन द्वितीय का है यह अभिलेख, जिसे उसके मंत्री रवि कीर्ति द्वारा तैयार किया गया था। पुलकेशन द्वितीय के हर्षवर्धन द्वितीय पर विजय की चर्चा है। यह वाला अभिलेख में क्या है? पुलकेशन द्वितीय के हर्षवर्धन द्वितीय पर विजय की चर्चा है। नेक्स्ट है हाथी गुफा अभिलेख। ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। उसके बाद कह रहा है कि कलिंग का राजा नंदराज जो गंग वंश के समय, इसी अभिलेख में सर्वप्रथम ईस्वी वार की घटनाओं का विवरण मिलता है। ईस्वी वार याद रखिएगा किस में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में ईस्वी वार घटनाओं का। उसके बाद अगला है इलाहाबाद अभिलेख। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। किसको? इलाहाबाद अभिलेख को। मूल रूप से यह अभिलेख सम्राट अशोक का है। बाद में इस पर हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने भी इस पर अपना संदेश खुदवाया और इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है। देखिए इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसमें कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले सम्राट अशोक, ये सम्राट अशोक का ही अभिलेख है। फिर बाद में इस पर हरिसेन द्वितीय द्वारा समुद्रगुप्त के विजय की उपलब्धियों को खुदवाया गया। आगे चलकर मुगल शासक जो जहांगीर थे उसने भी इस पर क्या किए? अपने संदेश खुदवाए। फिर बाद में समुद्रगुप्त के विजय अभियान की भी चर्चा है। आगे है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। ये दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जिनमें क्रमशः अशोक प्रियदर्शी तथा अशोक नाम का उल्लेख है। यानी इस अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी, ऐसा माना जाता है कि ये प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था, उनके अभिलेख पे मिला है। तो दो अभिलेख हैं, मास्की और गुर्जरा अभिलेख, याद रखिएगा। इन दोनों अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिला है। उसके बाद भाबरू एवं रूमनदेई अभिलेख, ये दो अभिलेख हैं। ये दोनों ही अभिलेख अशोक के हैं। ये भी दोनों अशोक के अभिलेख हैं, जिनसे अशोक के बौद्ध धर्म का प्रति आस्था पता चलता है। बौद्ध धर्म के प्रति आस्था पता चलता है। तो देखिए मास्की एवं गुर्जर अभिलेख से क्या पता चलता है? अशोक का नाम प्रियदर्शी पता चलता है। उसके भाबरू एवं रूमनदेई अभिलेख से क्या पता चलता है? अशोक के बौद्ध के प्रति आस्था पता चलता है। उसके बाद देखिए रूपनाथ अभिलेख। इस अभिलेख से अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। आगे देखिए पारसी पोलिस व नक्शाए रुस्तम, ये भी अभिलेख हैं। इस अभिलेख में भारत तथा ईरान के संबंधों का वर्णन है। नेक्स्ट है भीतरी अभिलेख। ये कहाँ पड़ता है? गाजीपुर यूपी में भीतरी अभिलेख। स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है। याद रखिएगा ये अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। बिहार अभिलेख, नाम से ही लग रहा है बिहार में होगा, ये बिहार शरीफ में है। किसका है? ये भी स्कंदगुप्त का है। इसमें क्या है? स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। तो याद रखिएगा ये भी पूछ सकता है कि अश्वमेध की चर्चा किस अभिलेख में है? किस में है? बिहार अभिलेख में। उसके बाद अगला है देवपाड़ा अभिलेख, जो बांग्लादेश में है। देवपाड़ा अभिलेख कहाँ है? बांग्लादेश में। सब पहले तो इंडिया ही सब था, अखंड भारत आपको याद होगा, अभी चर्चा में था क्योंकि नए पार्लियामेंट में अखंड भारत का जो मैप लगा है वो बेसिकली मौर्य साम्राज्य के समय है, तो उस समय अखंड भारत हुआ करता था। तो देवपाड़ा अभिलेख कहाँ है? बांग्लादेश में। यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। याद रखिएगा देवपाड़ा अभिलेख जो है वो सेन वंश के शासक विजय सेन का है। आगे देखते हैं ग्वालियर अभिलेख। नाम से ही पता चल रहा है ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। प्रतिहार शासक भोज का है। प्रतिहार के शासक जो राजा भोज थे उनका अभिलेख है ये ग्वालियर अभिलेख। उसके बाद मंदसौर अभिलेख एमपी में ये भी पड़ता है। मालवा शासक यशोवर्मन का है। याद रखिए ठीक, मालवा शासक यशोवर्मन का ये अभिलेख है। उसके बाद देखिए स्तंभ लेख। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो अभिलेख था, अब स्तंभ लेख देख लेते हैं। या स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। सबसे पहला है इसमें मेहरैली स्तंभ लेख, जो दिल्ली में है। मेहरैली स्तंभ लेख कहाँ है? दिल्ली में है। ये देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहते हैं। ये नाम भी आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, इन्हीं का है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। इस ऐसा धातु का बनाया गया उस समय जिस समय
कोई मटेरियल साइंस की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस समय ये बना, फिर भी इस प्रकार के लोहे में जंग नहीं लगा है, अर्थात यह अपनी रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मथुरा स्तंभ लेख। ये कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इसको कौन बनवाया था? इसको भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिसको क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। इसमें सहिष्णुता की चर्चा है। इसमें क्या है? सहिष्णुता की चर्चा है। उसके बाद चौथे नंबर पे है बौद्ध स्तंभ लेख। ये भी कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। ये किसका है? वासुदेव का है। शुंग वंश की चर्चा है इसमें। पाँचवें नंबर पे है हेलियोडोरस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। ये एमपी में पड़ता है। इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं जानकारी। बोगज कोई, जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं, इसको एक बार पहले बता चुका हूँ और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। एशिया माइनर किसको? तुर्की को बोलते हैं। से प्राप्त 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख, जिसे 1907 ईस्वी में विंकलर महोदय, ह्यूगो विंकलर, ठीक है, विंकलर महोदय इंग्लिश में क्या है? ह्यूगो विंकलर द्वारा खोजा गया। यह कीलक लिपि, कीलाक्षर लिपि, जिसको कीलाक्षर लिपि भी कहते हैं, कीलक लिपि या कीलाक्षर लिपि, तथा संस्कृत भाषा में है। इसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, देखिए 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नाथ से इनको अश्वनी भी कहते हैं, अश्वनी कुमार का उल्लेख है। तो ये इम्पोर्टेंट अभिलेख है। कौन सा? बोगज कोई। सबसे पहला अभिलेख भी है ये विश्व का, जो एशिया माइनर यानी तुर्की में है। अब देखिए कुछ अभिलेख और उसके शासक देख लेते हैं। इसको पहले देख चुके हैं एक बार, लेकिन ये एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। देखिए महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखवाया गया था। गिरनार अभिलेख रुद्रनामन का है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। ईरण अभिलेख भानुगुप्त का है। ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज का है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। नासिक का अभिलेख गौतमी बालाश्री का है। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन का है। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय द्वारा है। अब देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष से कुषाण वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है। तक्षशिला से किसके बारे में जानकारी मिलता है? कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अंकोर वाट जो कंबोडिया में है, तथा बोरोबुदूर मंदिर जो जावा में है, याद रखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है और बोरोबुदूर का मंदिर कहाँ है? जावा में है। यहाँ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों से भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर पे साहित्यिक स्रोत। इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, बस आप इसको कहानी की तरह समझते जाइएगा। यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 250 ईसा पूर्व में भी था, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा, लेकिन उस समय इसको पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है। ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? मध्य एशिया से। अब आगे कह रहा है कि भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और तालपत्रों पर लिखी मिलती थी। आगे समझते हैं पांडुलिपि के बारे में समझते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, यानी पांडुलिपि हम उसी को कहते हैं जो हाथ से लिखी गई हो, उसको क्या कहेंगे? पांडुलिपि। जैसे हस्तलिखित पत्र, हाथ से लिखी गई कोई चिट्ठी, ठीक, उसको हम पांडुलिपि कहेंगे। अब आगे कह रहा कि मुद्रित किया हुआ या किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से यांत्रिक या वैद्युत रीति से नकल करके तैयार की गई सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहेंगे। याद रखिएगा, जो छापते हैं, ठीक है, जो प्रिंट किया जाता है उसको हम पांडुलिपि नहीं कहेंगे। जो हाथ से लिखा जाएगा, जो आप नोट्स बनाते हैं, वही एक तरह से पांडुलिपि है। आगे कह रहे हैं परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृतिक भाषा फैल गई थी, पांडुलिपियाँ मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। मेष चर्म यानी भेड़ के चमड़े पर, काष्ठ फल यानी लकड़ी के छिलके पर लिखी गई हैं।
इन्हें हम भले ही अभिलेख कह दें, परंतु ये एक प्रकार की पांडुलिपियाँ ही है, क्योंकि देखिए ये हाथ से लिखा जाता था, तो क्या हुआ, ये पांडुलिपि ही इसको हम कह सकते हैं। हालांकि इसको अभिलेख भी कहेंगे, अभिलेख भी तो हाथ से ही लिखा जाता था। उन दिनों मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय प्रिंटिंग नहीं हुआ करता था, इसलिए ये पांडुलिपियाँ मूल्यवान हो जाती थी, क्योंकि इन्हीं से क्या होता था, हर जगह पे लिखा जाता था। अब आगे कह रहा है कि अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। यह साहित्य प्राचीन भारत को सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर काफ़ी प्रकाश डालता है, किंतु देश और काल के संदर्भ में इसका उपयोग करना बड़ा ही कठिन है। आगे कह रहे हैं कि ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं, ऋग्वेद के बारे में कह रहा है। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, आर्यणों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाएगा प्रायः। देखिए ऋग्वेद को इसीलिए कहते हैं सबसे पुराना वेद है, क्योंकि इसको क्या है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मानते हैं, उसके बाद बाकी सभी वेद आते हैं। आगे देखिए ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। हाँ, उपनिषदों में हम दार्शनिक चिंतन मिलते हैं, उपनिषदों में हमें, यहाँ पे हमें है, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। फिर देखिए आगे कह रहा कि वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। यानी हमें वेद को समझने के लिए वेदांगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्राचुर साहित्य विकसित किए हुए हैं। यह साहित्य गद्य में नियम रूप से लिखा गया है, संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाएं। देखिए नियम रूप में लिखा गया है, संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाएं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि। आपको पता होगा अष्टाध्याय के लेखिका कौन है, पाणिनि। पाणिनि का व्याकरण जो 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था, व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के लिए क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला है। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईसा के आसपास हुआ, 400 ईस्वी के आसपास हुआ प्रतीत होता है। इनमें महाभारत जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है ना महाभारत, तो महाभारत जो व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे। इसको देखिए ध्यान से आप समझिएगा, महाभारत के बारे में कह रहा है, ठीक है। पहले इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जयस था। याद रखिएगा, जयस भी किसका, महाभारत का ही नाम था। कब, जब इसमें 8800 श्लोक थे, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में यह बढ़ के 24,000 श्लोक हो गया, ठीक है। पहले कितना था 8800, बाद में 24,000 श्लोक हो गया। तब इसका नाम क्या हो गया, भारत। फिर ये भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है, अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। देखिए महाभारत का ही बात कर रहा। पहले कितने थे, पहले थे 8800 श्लोक, 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जयस था। बाद में 24,000 श्लोक हो गए, तब इसका नाम भारत हो गया। बाद में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और तदनुसार यह सहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा, ठीक है। जब देखिए महाभारत कब नाम हुआ, जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। इसमें कथोपकथाएँ हैं, वर्णन है और उपदेश भी हैं। इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, महाभारत में आपको पता होगा कौरव और पांडवों के युद्ध की चर्चा है। मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के संदर्भ में इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। अब देखिए रामायण के बारे में कह रहा, पहले महाभारत के बारे में बताएं, अब रामायण के बारे में। रामायण किसके द्वारा लिखे गया था, वाल्मीकि के द्वारा, ठीक।
तो पहले क्या था, इसमें 6000 श्लोक थे, जो बढ़ के बाद में 12000 श्लोक हो गए और अंततः क्या हो गए, 24000 श्लोक हो गए। फिर कह रहे हैं यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। ठोस का मतलब कि उसमें चेंज करना जो है जितना कठिन हो उसको उतना रिजिड या ठोस कह सकते हैं, कि उसमें चेंजेस करना बहुत दिक्कत हो। तथापि इसमें भी कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़ दिए गए हैं। रिजिड है मतलब बदला नहीं जा सकता, ठोस है, उसके बाद भी इसमें कुछ भाग जोड़ दिए गए हैं। अब कह रहा है कि इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई, तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजरा है। किसके बारे में कह रहे हैं, रामायण के बारे में कह रहे हैं, ठीक। और इसको 5वीं अवस्था तो ईसा की 12वीं सदी में आई है। मिला जुलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद होती हुई प्रतीत होती है। वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है। राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों धनाष्ट पुरुषों द्वारा अनुष्ठाय सार्वजनिक यज्ञों का विधि विधान सौत्र सूत्रों में दिए गए हैं और इन्हीं में राज्याभिषेक के कई आडंबर अनुष्ठान भी वर्णित हैं। इसी तरह जातक कर्म, जन्माष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान ग्रह सूत्रों में पाया जाता है। श्रित सूत्र और ग्रह सूत्र दोनों ईसा पूर्व 600 से 300 के आसपास, ईसा पूर्व में देखिए उल्टा चलता है हमेशा, 600 फिर 300 आया के आसपास। यहाँ शूल्ब सूत्र भी उल्लेखनीय है, जिनमें यज्ञ देवी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ हुआ है। आगे देखते हैं। जैन और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। बौद्ध ग्रंथ किस में है, पाली भाषा में है, ठीक है। मगध यानी जो आज का बिहार है, दक्षिण बिहार, उसको मगध कहते थे, वहाँ पे ये पाली भाषा बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बल्कि उनके समय के मगध, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। बौद्ध के धार्मिकतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे। याद रखिएगा, ये अंक याद रखिएगा, 550 यानी बुद्ध के बारे में कह रहा है कि वो गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे और इनमें से कई जन्मों में उन्होंने पशु के जीवन पाए थे। पूर्व जन्मों में वे कथाएं जातक कहलाती थी, जातक कथा, ठीक है। और प्रत्येक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा की पूर्व 5वीं सदी तथा दूसरी सदी ईसवी सन तक को सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की भी जानकारी देती है। जैन ग्रंथ के बारे में देखते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में और जैन ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में हुई। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। किसके बारे में बात किया जा रहा है, जैन ग्रंथ के बारे में, जैन ग्रंथों को। फिर भी इन ग्रंथों में ऐसे अनेक अंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीरकालीन यानी महावीर जैन की बात हो रहा है, महावीरकालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विधि ग्रंथों को उसी कोटि में रखा जा सकता है। उन ग्रंथों में धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ पड़ती हैं और इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। अब देखिए, धर्मशास्त्र की परिभाषा यहाँ पे बताया गया है। कैसे? धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिला के क्या होता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। मुख्य स्मृतियों का ईसा की आरंभिक 6 सदियों में साहित्याबद्ध की गई। इनमें विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान किया गया है। इनमें संपत्ति के आर्यन, विक्रय और
संपत्ति के अर्जन विक्रय और उत्तराधिकारी के नियम सहित विवाह के विधान भी दिए गए हैं तथा चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए दंड विधान किया गया है। अब देखिए आगे देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी आपको पता होगा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो कि एक राजनीतिक मतलब बुक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं या विष्णुगुप्त भी कहते हैं इन्हीं को। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों, ये भी याद रखिएगा, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त हैं, जिनमें दूसरा और तीसरा अधिक पुराने हैं। तो 15 में से जो है पहला नहीं, दूसरा और तीसरा अधिक पुराने लगते हैं। इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ का वर्तमान रूप ईसवी सन के आरंभ में दिया गया है, परंतु प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो किसके बारे में? मौर्यकालीन समाज के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। हमें भास, शूद्रक, कालिदास और बाणभट्ट की रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। ये नाम याद रखिएगा, बार बार पूछता है एग्जाम में। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इन महान सर्जनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तरी और मगध भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। इन सांस्कृतिक स्रोतों के अलावा कुछ प्राचीनतम तामिल ग्रंथ भी हैं, जो संगम साहित्य नाम याद रखिएगा, ये तामिल का ग्रंथ है। संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विदय केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। कहा जाता है कि इन कृतियों का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ, हालांकि इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ जान पड़ता है। 6ठी सदी में हुआ जान पड़ता है। आगे देखते हैं। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 एट्योतक अर्थात संकलों में विभक्त हैं। फिर आगे देखते हैं। संगम ग्रंथ बहुस्तरीय है, परंतु संप्रति शैली और विषय वस्तु के आधार पर उनका स्तर निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आगे बताया गया है, इनके स्तरों का पता सामाजिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर ही लगाया जा सकता है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से खासकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। देखिए ऋग्वेद कैसा है, ये ऋग्वेद धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन संगम ग्रंथ ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनके मुक्तकों और बंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, इसीलिए इसको संगम ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कवि मिलकर इसकी रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों या वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। किसमें? संगम ग्रंथ में। इस प्रकार ये लौकिक कोटि के हैं। ये आदिम कालीन गीत नहीं है, बल्कि इनमें प्रकृष्ट साहित्य का दर्शन होता है। अनेक काव्यों में योद्धा, सामंत या राजा का नामता उल्लेख करके उनके वीरपूर्ण कार्यों का सविस्तार वर्णन किया गया है। उनके द्वारा भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा की गई। ये काव्य दरबारों में पढ़े जाते होंगे। इनकी तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जा सकती है, क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग की चित्रण है। इन ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। शायद इन काव्यों में उल्लेखित व्यक्तिवाचक नाम, उपाधि, वंश, क्षेत्र, युद्ध आदि आंशिक रूप से ही यथार्थ हैं। आगे देखते हैं। संगम ग्रंथों में उल्लेखित 6 राजाओं, देखिए संगम ग्रंथ 6 राजाओं का जानकारी किसमें है? संगम ग्रंथ में। ठीक है। संगम ग्रंथों में उल्लेखित 6 राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की 1ली और 2री सदी के दान पत्रों में भी आए हैं। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरीपट्टनम, ये नाम याद रखिएगा, संगम ग्रंथ में ये नाम है कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य में समर्थित हुआ है।
इनमें यह भी बताया गया है कि यवन लोग, देखिए यवन के बारे में जानकारी है किसमें, संगम ग्रंथ में, यवन लोग अपने पोत यानी जहाज वगैरह पोतों पर आते सोना देकर गोल मिर्च खरीदते और स्थानीय लोगों को सूरा और दासिया पहुंचाते थे। देखिए ये सब किसमें है, संगम ग्रंथ में है। ठीक है, यवन के बारे में जानकारी है कि वो किस तरह से व्यापार करते थे। यह व्यापार हम केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से ही नहीं बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी जान सकते हैं, क्योंकि जब व्यापार होता है तो सिक्कों का आदान प्रदान होता है, तो सिक्के अलग अलग जगह से मिलते हैं, उनको रिलेट करके हम जान सकते हैं कि कहाँ का व्यापार कहाँ से हुआ करता था। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। तो देखिए साउथ इंडिया या फिर जो है दक्षिण भारत के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी जो मिलता है पुराने राजाओं और उनके संगम ग्रंथ से ही मिलता है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में इससे जो जानकारी मिलती है उसकी विदेशी विवरणों और पुरातात्विक प्रमाणों से पुष्टि होती है। आगे साहित्यिक स्रोत में कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य, सबसे पहले देखिए ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब किस में आते हैं, ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। ठीक है, अब देखिए बौद्ध साहित्य में क्या क्या आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधनम पिटक, महावश, दीपवश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, महाविशाप। देखिए ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, ये नाम दे के आपसे पूछ लेगा कि इनमें से किस साहित्य में आते हैं, ब्रह्म साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन ग्रंथ, या और ऐसे नाम दे देगा आपसे, विकल्प में पूछ लेगा। तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, ये सब किस में आते हैं, बौद्ध साहित्य में आते हैं। अब जैन ग्रंथ में देख लेते क्या क्या आता है, कल्पसूत्र, ये भी क्या है, जैन ग्रंथ है। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र इत्यादि। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, ये किसके हैं, जैन ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शकुंतलम, अर्थशास्त्र आदि, ये सब क्या है, ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत हैं। अब देखिए राजतरंगिणी के बारे में देखते हैं। तो राजतरंगिणी जो है इसकी रचना 12वीं सदी में कल्हड़ द्वारा की गई। आपको बस ये याद रखना कि राजतरंगिणी किसके द्वारा की गई है, कल्हड़ के द्वारा। ठीक, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। इसकी भाषा संस्कृत है। 3 चीज़ें याद रखिए आप, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई, कल्हड़ द्वारा लिखी गई। ठीक है, किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। आगे हम साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम एक फैक्ट के रूप में अलग अलग करके याद करते हैं। तो सबसे पहले है धार्मिक साहित्य, उसके बाद धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य मतलब रिलीजियस लिटरेचर, जो भी रिलीजियस स्रोत हैं। उसका धर्मोत्तर साहित्य मतलब नॉन रिलीजियस लिटरेचर। ठीक, तो देखिए धार्मिक साहित्य यानी रिलीजियस लिटरेचर में क्या क्या आ जाते हैं, वेद आ जाते हैं। तो वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बाकी इसके वेदों के डिटेल में हम जो है वैदिक काल में देखेंगे। तो वेद देखिए, इसका अर्थ होता है महत ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत वेद ही हैं। इनकी संख्या 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक, उसके बाद देखिए वेदांग, इनसे वेदों का अर्थ को सरल ढंग से समझाया जा सकता है। तो देखिए वेद 4 हैं, फिर इनको समझने के लिए वेदांग बनाए गए हैं। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। वेद 4 है, वेदांगों की संख्या है 6। 6 का नाम देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ये 6 क्या है, वेदांग है। आगे समझते हैं, आगे देखिए ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। देखिए वेदों की गाद्य रूप में की गई सरल व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली कुछ नहीं, वेदों को ही क्या है, सरल रूप में गद्य रूप में लिखा गया है, इसको ब्राह्मण ग्रंथ कह दिए। आर्यणक क्या है, देखिए इसकी रचना जंगलों में की गई। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका अंतिम हिस्सा क्या है, आर्यणक है। इसको याद रखिएगा, ये भी सवाल में पूछ लेता है कि ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा क्या है, तो क्या है, आर्यणक है, जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। आगे देखते उपनिषद के। उपनिषद, इनकी कुल संख्या कितना है, 108 है। 4 तो आपके वेद हो गए,
6 वेदांग हो गए, 108 उपनिषद हो गए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। किसमें? मुंडकोप उपनिषद में। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम भी, छंदोग्य उपनिषद। आगे हम समझते हैं महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत भारत के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीनतम महाकाव्य हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनका रचनाकाल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर फिर 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। सबसे पहले रामायण के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, आपको पता होगा रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। संस्कृत भाषा में लिखे इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का जानकारी मिलती है। अब महाभारत के बारे में समझते हैं। आरंभ में इसका नाम जय संहिता था। याद रखिएगा, जय संहिता किसका नाम था? महाभारत का पुराना नाम। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। सबको पता होगा महाभारत के रचनाकार वेदव्यास हैं। इसमें श्लोक की मूल संख्या 8800 थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फैक्ट के रूप में फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। मूल संख्या में कितने थे? 8800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1 लाख हो गई है। ठीक है, और इसमें कुल 18 पर्व हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से लिया गया। जो 18 पर्व है उसमें से एक भीष्म पर्व है। इसमें से श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से संबंधित है। फिर कह रहा है कि महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया, जो 18 दिनों तक चला गया था। महाभारत कितने दिन तक चला था? 18 दिनों तक। देखिए, एक फैक्ट की बात है, 18 दिनों तक चला था और इसमें 18 पर्व भी हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे 5वें वेद के रूप में भी मान्यता मिली है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 5वें वेद के रूप में किसे जाना जाता है? 4 वेद तो आपको पता है, 5वें वेद के रूप में महाभारत को भी जाना जाता है। अब कुछ पुराण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद कहा जाता है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। देखिए, तो अब देखिए पुराणों के संकलनकर्ता कौन कौन से हैं? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक, इनकी संख्या 18 है। टोटल कितने हैं? 18 पुराण हैं। तो 18 नंबर देखिए, याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 हैं। और पुराण की संख्या भी कितनी है? 18 है। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का वर्णन है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। ये भी क्वेश्चन बनता है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक, यह सातवाहन वंश से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? या पूछेगा सातवाहन वंश कौन से पुराण से संबंधित है? सातवाहन से। याद रखिएगा 3 चीज़ें। ठीक, विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। तथा वायु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में। आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ देखते हैं। यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है: जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत। ठीक, एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं जातक। यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। कितने? जातक कथा में कितने? 550 कथाओं का संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ वर्णित हैं। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियाँ दर्शाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध के जीवन यानी बौद्ध के जातक कथा से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं त्रिपिटक।
ठीक, दूसरे नंबर पे है। त्रिपिटकों की भाषा प्राकृतिक है। ये 3 कौन कौन से हैं? 3 त्रिपिटक हैं। मेन चीज 3 है, इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधन्न पिटक। अब देखिए पाली ग्रंथ। अगला पाली ग्रंथ प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है, ये पाली भाषा में है। आगे देखिए मिलिंद पन्हो, इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर, ठीक है, मिनांडर जिनको क्या कहते हैं? मिलिंद भी कहते हैं, एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु थे नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। किसमें? मिलिंद पान्हो में। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला है दीपवंश। श्रीलंका सिंघल द्वीप जिसको कहते हैं, पुराना नाम श्रीलंका का सिंघल द्वीप है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा? दीपवंश। दीपवंश किससे संबंधित है? श्रीलंका से। ठीक। महावंश। महावंश इसमें मगध के राजाओं का क्रमबद्ध सूची है। मगध के राजाओं का क्रमबद्ध सूची किसमें है? महावंश में है। चोल वंश, इससे कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। ये भी एक ग्रंथ है चोल वंश, नाम ही है ग्रंथ का चोल वंश। इसमें कैंडी चोल के साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। ठीक, ये एक कैसा है? संस्कृत ग्रंथ है। और देखो ललित विस्तार, ये नाम भी बहुत पूछता है एग्जाम में। संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ है। अगला है दिव्यावदान। दिव्यावदान इसमें शुंग वंश एवं मौर्य शासक के विषय में वर्णन है। तो देखिए मौर्य शासक के बारे में इसमें भी जानकारी मिलता है। किसमें? दिव्यावदान में। इसमें शुंग वंश के बारे में भी जानकारी मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है जैन साहित्य। इसमें देखिए क्या याद रखना आपको। देखिए ये प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा दोनों में है। ठीक, उसके बाद इसको आगम कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। दूसरा है आचर राग। आचर राग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है। अगला है भगवती सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भगवती सूत्र इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। बेसिकली इसमें क्या है? भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में और उनसे जो जो संबंधित थे उनके बारे में है। इसी में 16 महाजनपदों का भी विवरण है। याद रखिएगा 16 महाजनपदों का विवरण किस में है? भगवती सूत्र में है। सबसे बड़ी चीज़ ये किससे संबंधित है? महावीर स्वामी यानी जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। आगे देखते हैं प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक, इसको समझ लेते हैं। देखिए जितने दर्शन हैं यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, और उसके प्रवर्तक कौन है वो भी लिख दिया हूँ। तो इसको देखिए, इस टेबल को एक बार पढ़ लेते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। चवार्क दर्शन, ठीक, भौतिकवादी है ये। चवार्क दर्शन किसके द्वारा लिखा गया था? चवार्क के द्वारा। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखा गया? कपिल के द्वारा। योग दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा लिखा गया, ठीक, या योग सूत्र भी इसको कहते हैं। न्याय दर्शन गौतम न्याय के द्वारा लिखा गया। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन किसके? कड़ाद या उलूक के द्वारा। कड़ाद का ही अलग नाम क्या है? उलूक है, इनके द्वारा लिखा गया। पूर्व मीमांसा या पूर्वी मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया? जैमिनी के द्वारा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि पूर्वी मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया? जैमिनी के द्वारा। और उत्तर मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया? बादरायण, बादरायण ब्रह्मसूत्र। ठीक, ये टेबल आप याद रख करिएगा, इसको याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, यही सब फैक्ट हैं। अगला देखते हैं अब सेकंड है, आ गया धर्मोत्तर साहित्य। ठीक है, इससे पहले क्या चल रहा था? धर्म साहित्य चल रहा था या रिलीजियस लिटरेचर चल रहा था। अब हम देखते हैं धर्मोत्तर साहित्य। इसमें देखिए संगम साहित्य। संगम साहित्य मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक धार्मिक साहित्य नहीं है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें चोल, चेर तथा पांड्य राजाओं, 3 नाम याद रखिएगा, चोल, चेर तथा पांड्य राज्य, ये तीनों राज्य जो हैं साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के हैं। संगम साहित्य दक्षिण भारतीयों ने ही किया था, उनके बारे में ही ये जानकारी देता है। ठीक है, संगम साहित्य में दक्षिण भारतीय राजाओं के बारे में जानकारी देता है।
राजाओं के उदय का वर्णन है। इसमें कविताओं की कुल संख्या 30,000 है, ये याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ों को। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस, इसके बारे में समझते हैं। देखिए मुद्रा राक्षस ये किसके द्वारा लिखा गया? विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया। ठीक, विशाखा दत्त द्वारा रचित इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। तो ये नाम याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? विशाखा दत्त द्वारा। इसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक, आगे देखिए है मालविकाग्नि मित्रम, इसको किसने लिखा है? कालिदास। तो कालिदास के द्वारा ये लिखा गया है। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति का शुंग एवं यवन संघर्ष का वर्णन है। ये नाम याद रखिएगा। क्या? मालविकाग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया। ठीक, किसके बारे में जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र के बारे में। उसके बाद अगला है हर्षचरित्र। ये सम्राट हर्ष यानी हर्षवर्धन के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक, हर्षचरित्र में किसकी जानकारी मिलती है? सम्राट हर्ष के राज कवि बाणभट्ट द्वारा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र, नाम याद रखिएगा। इस ग्रंथ में हर्ष के जीवन एवं तत्कालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है देखिए स्वप्न वासवदंत। स्वप्न वासवदंत महाकवि भास द्वारा रचित। किसके द्वारा? भास द्वारा रचित। इस ग्रंथ में वात्सराज उदयन एवं चंड प्रदयोत के संबंध का उल्लेख है। अगला है राजतरंगिणी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हड़ के द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ये एकमात्र पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है मृच्छकटिकम, ये शूद्रक द्वारा रचित है। किसके द्वारा? शूद्रक द्वारा रचित है। इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास के जानकारी मिलता है। अगला है विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र ये किसमें है? देखिए ये कश्मीरी कवि बिल्हण द्वारा, किसके द्वारा? बिल्हण द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के बारे में जानकारी मिलता है। चालुक्य वंश के बारे में और विक्रमादित्य पंचम के विषय में जानकारी मिलता है। अगला है कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर द्वारा रचित इस काव्य से चालुक्य वंशीय इतिहास की जानकारी मिलता है। इससे भी चालुक्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। इसके कवि कौन है? सोमेश्वर। ठीक, ये नाम याद रखिएगा सारे आप। उसके बाद नेक्स्ट है अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी कथा महाकवि दंडी द्वारा। देखिए अवंती सुंदरी किसके द्वारा लिखा गया? दंडी द्वारा रचित। इस ग्रंथ से दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास की जानकारी मिलता है। तो पल्लवों की जानकारी किससे मिलता है? अवंती सुंदरी कथा से। किसके द्वारा लिखा गया? दंडी द्वारा लिखा गया। अगला है अष्टाध्याय। ये किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? संस्कृत व्याकरण है। अष्टाध्यायी क्या है? एक संस्कृत व्याकरण है। किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा लिखा गया है। यह प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है। ठीक, याद रखिएगा। तो देखिए जो ग्रंथ है उनके रचनाकार है और उसका कालक्रम क्या था, मैं एक टेबल बना दिया हूँ। 2-3 स्लाइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है ये। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब आगे देखते हैं 5वें नंबर पे है विदेशी विवरण। ठीक, इसको समझते हैं। विदेशी विवरणों को देसी साहित्य का अनुपूरक बनाया जा सकता है। पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन और बोनी यात्री भारत आएं और अपनी आंखों देखे भारत के विवरण लिख छोड़ें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि जो भी स्रोत मिला है विदेशी विवरण से उसमें सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं है भारत के ऊपर। आगे देखते हैं। उसके भारतीय कारनामों के इतिहास के पुनः निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस या
एंड्रोकोटस, ये नाम आप याद रखिएगा, सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया गया है। यह सिद्ध किया गया है कि यूनानी विवरणों में यह सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। मतलब देखिए, जो सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस है वही कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड सेम था, जो जानकारी मिली वो सेम है, इसलिए ये कहा जाता है कि सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। यूनानी लोग जो बताते हैं उनके अनुसार। आगे देखते हैं। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका, देखिए इंडिका एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। उन उदाहरणों के रूप में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। आगे देखते हैं। इन उदाहरणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर न केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में ही बल्कि मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में भी मूल्यवान जानकारी मिलती है। इंडिका अतिरंजित बातों से मुक्त नहीं है, पर ऐसी बातें तो प्राचीन विवरणों में भी पाई जाती है। यूनानी भाषा में लिखी गई 2 बुक है, देखिए पेरिप्लस ऑफ द एर्थ्रियन सी, एक ये बुक हो गई, और एक है टॉलमी की जियोग्राफी। देखिए ये जो पहला बुक है पेरिप्लस ऑफ द एर्थ्रियन सी, ये बुक कौन लिखा है, इसके लेखक का कोई पता नहीं है। ठीक, नाम की पुस्तकों में भी प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्राचुर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इनमें पहली पुस्तक 80 और 115 ईसा के बीच किसी समय किसी अज्ञात लेखक, बताया मैंने कि इसके लेखक का पता नहीं है, कौन सी बुक? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। दूसरी पुस्तक कौन सी है? जो ज्योग्राफी का, ये टॉलमी की जो है ज्योग्राफी, इसके बारे में बता रहे हैं। तो दूसरी पुस्तक 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। उसके बाद देखिए प्लीनी है, उनकी नेचुरल हिस्टोरिका, तो प्लीनी की है नेचुरल हिस्टोरिका, ये भी याद रखिएगा। नेचुरल हिस्टोरिका बुक जो है वो प्लीनी के द्वारा लिखी गई। ईसा की पहली सदी की है, यह लैटिन भाषा में है और हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो प्लीनी की नेचुरल हिस्टोरिका है, इसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है? भारत और इटली के बीच व्यापार की जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं। देखिए चीनी पर्यटकों में प्रमुख है फाहियान, ये नाम देखिए याद रखिए, फाहियान। ठीक, और हुआनसांग, 2 नाम है, फाहियान और हुआनसांग। दोनों बौद्ध थे, ये दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था और हुआनसांग 7वीं सदी में। तो सबसे पहले कौन आया था? फाहियान 5वीं सदी में, और 7वीं सदी में कौन आया था? हुआनसांग। के दूसरे चतुर्थांश में फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। तो हुआनसांग ने इसी प्रकार की जानकारी हर्षकालीन भारत के बारे में दी। ठीक, तो जो पहले थे फाहियान, ये किसके बारे में बता रहे हैं? वो गुप्तकालीन के बारे में बता रहे हैं, और जो हुआनसांग है वो किसके बारे में? हर्षकालीन के बारे में बता रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए विदेशी लेखक और उनके साहित्यिक ठीक, साहित्य, तो ये नोट्स में आप लिखिएगा। ठीक है, विदेशी लेखक और उनके साहित्य। पहले देखिए, पहला क्या है? हेरोडोटस। ठीक, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसने हिस्टोरिका नाम की बुक लिखी। ठीक, हिस्टोरिका नाम के पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत तथा ईरान या फारस के बीच आपसी संबंध का वर्णन है। मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, देखिए ये भी याद रखिएगा, कौन से राइटर जो थे या कौन से जो दार्शनिक थे या कौन से यात्री किसके काल में या किसके दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनीज। इसके द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन नगर प्रशासन तथा कृषि का वर्णन है। आगे देखिए, डायमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक, ये किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था डायनेकस। अगला देखते हैं, डायनोसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेफस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। हाँ, तो ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला देखिए, प्लिनी। अब देखिए, प्लिनी द्वारा क्या है, नेचुरल हिस्टोरिका नामक बुक लिखी गई। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन है। तो प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका है। फाहियान प्रथम चीनी यात्री था। एक बात ये भी याद रखिएगा, फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अपनी पुस्तक में इसने तत्कालीन भारतीय राजनीति तथा सामाजिक स्थिति का वर्णन किया था। अगला देखते हैं, हेनसांग। इसे यात्रियों का सम्राट या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये याद रखिएगा लाइन, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यात्रियों का सम्राट या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को कहा जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसके द्वारा लिखित यात्रावन CU की है, याद रखिएगा, हेनसांग के द्वारा CU की। तत्कालीन भारतीय समाज की जानकारी मिलती है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया था। तो ये क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था और पढ़ाया था, मतलब पहले स्टूडेंट था, बाद में ये उसी में टीचर बन गया था। फिर बात करते हैं इत्सिंग के बारे में। यह भी एक चीनी यात्री था। इसने 670 ईस्वी के आसपास भारत के बिहार प्रदेश का भ्रमण किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। इसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन इज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलाया। ठीक, याद रखिएगा, ये बुक का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया, इत्सिंग के द्वारा लिखा गया। अब देखिए, यहाँ पे फिर मैं एक टेबल बना दिया हूँ जिसमें क्या है, रचनाकार हैं, किस देश के थे वे और उनके रचना का नाम क्या क्या है। जैसे मेगास्थनीज कहाँ का था, यूनान का था, इंडिका नाम की पुस्तक लिखा। टॉलमी ये भी यूनान के थे, ज्योग्राफी का लिखे हैं। प्लिनी ये भी यूनान के थे, नेचुरल हिस्टोरिका लिखे हैं। और एक तो अज्ञात व्यक्ति कोई था जो यूनान का था लेकिन उसका नाम नहीं पता। ठीक, वो क्या कौन सा बुक लिखा था, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। उसके बाद फाहियान, ये चीन का था। फाहियान का देखिए पुस्तक क्या है, फोक्यू की। ठीक, और हेनसांग के पुस्तक क्या, ये भी चीन के थे, इनका पुस्तक का क्या नाम है, CU की। देखिए इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, देखिए फाहियान फा से है तो इसके बुक का भी नाम फोक्यू की फा से है। हेनसांग में सा है तो इसके बुक का भी नाम देखिए CU की सा से है। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। इत्सिंग कौन से बुक लिखे थे, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलाया। एक देखिए अलबरूनी था। ठीक है, इसका आप ये याद रखिएगा कि इसका एक बुक था तहकीक हिंद। ठीक, इसके बारे में जब इतिहास और पढ़ेंगे आगे तो इसके बारे में जानकारी और देंगे। अब आगे देखते हैं, 5वें नंबर पे है विदेशी विवरण। ठीक, इसको समझते हैं। विदेशी विवरणों को देसी साहित्य का अनुपूरक बनाया जा सकता है। पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन और बोनी यात्री भारत आएं और अपनी आंखों देखे भारत के विवरण लिख छोड़ें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि जो भी स्रोत मिला है विदेशी विवरण से उसमें सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं है भारत के ऊपर। आगे देखते हैं, उसके भारतीय कारनामों के इतिहास के पुनः निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस या इंड्रोकोटस, ये नाम आप याद रखिएगा, सेंड्रोकोटस या इंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख है।
उल्लेख किया गया है। यह सिद्ध किया गया है कि यूनानी विवरणों में यह सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। मतलब देखिए, जो सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस है वही कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड सेम था, जो जानकारी मिली वो सेम है, इसलिए ये कहा जाता है कि सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। यूनानी लोग जो बताते हैं उनके अनुसार। आगे देखते हैं। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका, देखिए इंडिका एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। उन उदाहरणों के रूप में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। आगे देखते हैं। इन उदाहरणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर न केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में ही बल्कि मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में भी मूल्यवान जानकारी मिलती है। इंडिका अतिरंजित बातों से मुक्त नहीं है, पर ऐसी बातें तो अन्यान्य प्राचीन विवरणों में भी पाई जाती है। यूनानी भाषा में लिखी गई, अब देखिए एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी की जियोग्राफी। दो बुक है, देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक ये बुक हो गई और एक है टॉलमी की जियोग्राफी। देखिए ये जो पहला बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये बुक कौन लिखा है इसके लेखक का कोई पता नहीं है। ठीक, नाम की पुस्तकों में भी प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्राचुर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इनमें पहली पुस्तक 80 और 115 ईसा के बीच किसी समय किसी अज्ञात लेखक, बताया मैंने कि इसके लेखक का पता नहीं है, कौन से बुक? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। दूसरी पुस्तक कौन सी है? जो ज्योग्राफी का, ये टॉलमी की जो है ज्योग्राफी, इसके बारे में बता रहे हैं। तो दूसरी पुस्तक 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। उसके बाद देखिए प्लीनी है, उनकी नेचुरल हिस्टोरिका, तो प्लीनी की है नेचुरल हिस्टोरिका, ये भी याद रखिएगा। नेचुरल हिस्टोरिका बुक जो है वो प्लीनी के द्वारा लिखी गई। ईसा की पहली सदी की है, यह लैटिन भाषा में है और हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो प्लीनी की नेचुरल हिस्टोरिका है इसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है? भारत और इटली के बीच व्यापार की जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं। देखिए चीनी पर्यटकों में प्रमुख है फाहियान, ये नाम देखिए याद रखिए, फाहियान। ठीक, और हुआन सांग, दो नाम है, फाहियान और हुआन सांग। दोनों बौद्ध थे, ये दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था और हुआन सांग 7वीं सदी में। तो सबसे पहले कौन आया था? फाहियान 5वीं सदी में, और 7वीं सदी में कौन आया था? हुआन सांग। के दूसरे चतुर्थांश में फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। तो हुआन सांग ने इसी प्रकार की जानकारी हर्षकालीन भारत के बारे में दी। ठीक, तो जो पहले थे फाहियान, ये किसके बारे में बता रहे हैं? वो गुप्तकालीन के बारे में बता रहे हैं, और जो हुआन सांग है वो किसके बारे में? हर्षकालीन के बारे में बता रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए विदेशी लेखक और उनके साहित्यिक ठीक, साहित्य, तो ये नोट्स में आप लिखिएगा। ठीक है, विदेशी लेखक और उनके साहित्य। पहले देखिए, पहला क्या है? हेरोडोटस। ठीक, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसने हिस्टोरिका नाम की बुक लिखी। ठीक, हिस्टोरिका नाम के पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत तथा ईरान या फारस के बीच आपसी संबंध का वर्णन है। मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, देखिए ये भी याद रखिएगा, कौन से राइटर जो थे या कौन से जो दार्शनिक थे,
या कौन से यात्री किसके काल में या किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। इसके द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन नगर प्रशासन तथा कृषि का वर्णन है। आगे देखिए, डायमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक, ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था डायनेकस। अगला देखते हैं, डायनोसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेफस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये तो सेम ही हो गया यार। जो बिंदुसार के दरबार में आया था, तो ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला देखिए, प्लिनी। अब देखिए, प्लिनी द्वारा क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका नामक बुक लिखी गई। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन है। तो प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका है। फाहियान प्रथम चीनी यात्री था। एक बात ये भी याद रखिएगा, फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अपनी पुस्तक में इसने तत्कालीन भारतीय राजनीति तथा सामाजिक स्थिति का वर्णन किया था। अगला देखते हैं, हेनसांग। इसे यात्रियों का सम्राट या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये याद रखिएगा लाइन, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यात्रियों का सम्राट या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसके द्वारा लिखित यात्राबंध CU की है, याद रखिएगा, हेनसांग के द्वारा CU की। तत्कालीन भारतीय समाज की जानकारी मिलती है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया था। तो ये क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था और पढ़ाया था, मतलब पहले स्टूडेंट था, बाद में ये उसी में टीचर बन गया था। फिर बात करते हैं इत्सिंग के बारे में। यह भी एक चीनी यात्री था। इसने 670 ईस्वी के आसपास भारत के बिहार प्रदेश का भ्रमण किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। इसके द्वारा लिखित यात्रावृत्त रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, ये देखिए बुक का नाम है, इसको याद रखिएगा। नाम बुक का नाम उतना याद रखना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर उनके लेखक का नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि बुक का नाम आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलाया। ठीक, याद रखिएगा, ये बुक का नाम है। किसके द्वारा लिखा गया? इत्सिंग के द्वारा लिखा गया। अब देखिए, यहाँ पे फिर मैं एक टेबल बना दिया हूँ जिसमें क्या है, रचनाकार हैं, किस देश के थे वे और उनके रचना का नाम क्या क्या है। जैसे मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था, इंडिका नाम की पुस्तक लिखा। टॉलमी ये भी यूनान के थे, ज्योग्राफी का लिखे हैं। प्लिनी ये भी यूनान के थे, नेचुरल हिस्टोरिका लिखे हैं। और एक तो अज्ञात व्यक्ति कोई था जो यूनान का था लेकिन उसका नाम नहीं पता। ठीक, वो क्या कौन सा बुक लिखा था? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। उसके बाद फाहियान, ये चीन का था। फाहियान का देखिए पुस्तक क्या है? फो क्यू की। ठीक, और हेनसांग के पुस्तक क्या, ये भी चीन के थे, इनका पुस्तक का क्या नाम है? CU की। देखिए इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए फाहियान फा से है तो इसके बुक का भी नाम फो क्यू की फा से है। हेनसांग में सा है तो इसके बुक का भी नाम देखिए CU की सा से है। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। इत्सिंग कौन से बुक लिखे थे? रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलाया। एक देखिए अलबरूनी था। ठीक है, इसका आप ये याद रखिएगा कि इसका एक बुक था तहकीक-ए-हिंद। ठीक, इसके बारे में जब इतिहास और पढ़ेंगे आगे तो इसके बारे में जानकारी और देंगे। अब आगे 6 नंबर में देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टि। ठीक, इसको भी कहानी की तरह अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए,
प्राचीन भारतीयों पर आरोप लगाया गया है कि उनमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने वैसा इतिहास नहीं लिखा जैसा आजकल लिखा जाता है, और न वैसा ही लिखा जैसा यूनानियों ने लिखा है। फिर भी हमें पुराणों में एक प्रकार का इतिहास अवश्य मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पारंपरिक पद हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से पुराण विश्वकोश जैसा है, पर इनमें गुप्त काल के आरंभ तक का राजवंशी इतिहास आया है। इनमें घटना के स्थलों का उल्लेख है और कभी कभी घटना के कारण और परिणामों का विवेचन भी किया गया है, परंतु यथार्थ में ये घटनाएं विवरण लिखे जाने के काफ़ी पहले ही हो चुकी थी। अब देखिए 18 पुराण है, जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 18 पुराण है। तो ये 18 पुराणों के नाम हैं। अगर आप जानकारी के लिए रखना चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद करके रख सकते हैं। पुराणों के बारे में और आगे देखते हैं। इन पुराणों के लेखक परिवर्तन की धारणा से अनभिज्ञ थे, जो इतिहास का सारत्व होता है। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग और लास्ट में चौथा कलयुग जो अभी चल रहा है। अब देखिए इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, मतलब हर नया युग जो आता है वो अपने पिछले युग से घटिया है। जैसे कलयुग इसमें चल रहा था, अपने जितने भी पिछले युग हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, इससे घटिया है। सही बात भी है। उसके बाद देखिए और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधपतन होता है। मतलब जो है कि आगे जैसे जैसे अगला युग आता जाता है उसमें क्या है, सामाजिक और नैतिक मूल्य कम होता जाता है। काल और स्थान जो इतिहास के महत्वपूर्ण तत्व हैं उनका महत्व इनमें बताया गया है। किसमें? पुराणों में। अब देखिए सतयुग के बारे में समझ लेते हैं। सतयुग में भगवान विष्णु का मत्स्य, हायग्रीव, कूर्म और वराह और नरसिंह। देखिए मत्स्य, हायग्रीव, कूर्म, वराह और नरसिंह कितने हो गए? 5 अवतार हुआ। ठीक, अवतार हुआ। इस युग में भगवान विष्णु ने शंखासुर और हिरण्यकश्यप का वध किया। ये किसका बात चल रहा? सतयुग पहले नंबर पे जो है। और देखिए सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता था। तो ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड ऑफ सोल किसे कहा जाता था, कौन से युग को कहा जाता? तो सतयुग को क्या कहा जाता था? वर्ल्ड ऑफ सोल, मतलब आत्माओं का संसार। ठीक, देखिए मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, ये सब क्या थे? सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार थे। अगला देखते हैं, दूसरे नंबर पे है त्रेता युग। देखिए मानव काल के द्वितीय युग को त्रेता युग कहते हैं। इस युग में बैल रूपी धर्म 3 पैरों पर खड़ा रहता है, इसलिए इस युग को त्रेता युग कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताया कि त्रेता युग का नाम त्रेता युग क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें धर्म रूपी बैल जो है वो 3 पैरों पर खड़ा रहता है। आगे देखते हैं, शास्त्रों में सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष बताया गया है। कितना? 17,28,000 वर्ष बताया गया है। त्रेता की अवधि 12,28,000 बताया गया है। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 बताया गया है, जो त्रेता से लगभग 4 लाख वर्ष कम है। तो देखिए हर युग की अवधि क्या होता है, धीरे धीरे घटती चली जा रही है। अभी कलयुग चल रहा है। उसके बाद देखिए द्वापर युग के बारे में बात करते हैं। द्वापर युग, द्वापर में कृष्ण अवतार का जिक्र आता है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का मान्यता है। ठीक, तो द्वापर में किसका? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और कलयुग में जब पाप बढ़ेगा तो कल्कि अवतार, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार का जन्म होगा। ये भगवान विष्णु का कल्कि अवतार का ये फिगर है। आगे देखते हैं महाभारत के शांति पर्व। जो महाभारत में 18 पर्व हैं उसमें से एक है शांति पर्व। उसमें कहा गया है कि देश और काल के बदलने से अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। कई प्रकार के संवत जिनके निर्देश के साथ घटनाएं अभिलिखित होती थीं प्राचीन भारत में ही शुरू हुए। देखिए दिया है पहले विक्रम संवत। विक्रम संवत का आरंभ
57 से 58 यानी 57 से 58 ईसा पूर्व में, ये ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, उसके बाद शक संवत जो कि 78 ईस्वी में हुआ, ये ईसा पूर्व में है और ये ईस्वी में हुआ। और गुप्त संवत जो 319 ईस्वी में उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थान का संदर्भ में किया गया है। तो सबसे पहले विक्रम संवत आया, उसके बाद शक संवत आया, उसके बाद गुप्त संवत आया। तो इनका क्रम याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, तीसरी सदी ईसा पूर्व के दौरान अशोक के शिलालेख में काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि लक्षित होते हैं। अशोक ने 37 वर्ष शासन किया। उसके शिलालेख में उसके शासनकाल के 8वें से लेकर 27वें वर्ष तक की घटनाएं वर्णित है। अभी तक उसके जो शिलालेख मिले हैं उनसे उसके शासनकाल के केवल 9 वर्षों की घटनाओं का पता लगता है। भविष्य में और अभिलेखों के मिलने पर उसके शासनकाल के शेष वर्षों की घटनाओं का भी पता चल सकता है। इसी तरह ईसा की 16वीं सदी में कलिंग के खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का जिक्र वर्षवार किया है। भारत के लोगों ने जीवन चरित्रात्मक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय दिया है। इसका सुंदर उदाहरण है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा ईसा की 7वीं सदी में रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र का वर्णन है, पहले भी बता चुका हूँ। यह लगभग जीवन चरित्र के ढंग का गद्य काव्य है और अलंकारों से इतना जटिल है कि परिवर्ती नकलचियों को निराश होना पड़ा। मतलब जो भी ट्रांसलेटर थे, यूरोपीय जो आए थे या फिर इंग्लैंड के आए थे, वो इनका ट्रांसलेशन नहीं कर सके। आगे देखते हैं। इसमें हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है। अतियुक्तियों की भरमार होते हुए भी यह हर्ष के दरबार की चहल पहल और अपने युग के सामाजिक और धार्मिक जीवन का विलक्षण आभास देता है। बाद में कई और भी चरित्र लिखे गए। नेक्स्ट है अगला इम्पोर्टेंट, संध्याकार नंदी। इनकी रचना क्या है? रामचरित। देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा वो अलग है, ये केवल रामचरित है। किसके द्वारा लिखा गया? संध्याकार नंदी के द्वारा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है कि संध्याकार रामचरित किसकी पुस्तक है। तो जो नहीं जानते हैं उनको लगता है कि तुलसीदास के, तो वो गलत करके चले आएंगे। तो ये किसका है? संध्याकार नंदी। ठीक, आगे देखते हैं। 12वीं सदी में बताया गया है कि कैवर्त जाति के किसानों और पल्लव वंश के राजा रामपाल के बीच किस तरह लड़ाई हुई और किस तरह रामपाल विजयी हुए। तो ये किस में बताया गया? संध्याकार नंदी की रचित रामचरित में। उसके बाद देखिए अगला कह रहा, विल्हण के विक्रमांक देव चरित्र, जो विल्हण द्वारा लिखा गया विक्रमांक देव चरित्र में कल्याट के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रम का वृत्तांत है। 12वीं-13वीं सदी में गुजरात में तो कई सेठों के भी चरित्र यानी जीवनी लिखे गए। अब देखिए लास्ट है हमारा, अब इन सब से इतिहास का निर्माण। तो जितने भी ये सब चीज़ें मिले, ऐतिहासिक या भौतिक स्रोत या सिक्के, ये सब इन सब से मिला के इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, कहानी की तरह आप बस सुन लीजिए इसको, जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा। देखिए, अब तक प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों तरह के बहुत सारे पुरास्थलों की खुदाई और छानबीन की जा चुकी है, परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में उसके परिणामों का स्थान नहीं मिल पाया। कहने का मतलब ये है कि जब से ये खुदाई हुआ है, इनको रिलेट करके नए बुक में ये सब लिखा नहीं गया है, अच्छे से उसका यूज नहीं कर पाया गया है। भारत में सामाजिक विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरा है, इसका बोध तब तक नहीं हो सकता है जब तक प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व के परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया जाए। मतलब उनको रिसर्च करके, उनको रिलेट करके अच्छे से समझा ना जाए, तब तक भारत के प्राचीन इतिहास को अच्छे से नहीं लिखा जा सकता है। इतिहासकालीन पुरातत्व भी उतने ही महत्व का है। यद्यपि प्राचीन इतिहास के काल के 150 से भी अधिक पुरास्थलों की खुदाई हो चुकी है, तथापि प्राचीन कालों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में उन खुदाइयों की प्रासंगिकता विवेचन सामान्य पुस्तकों में नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। यह काम परम आवश्यक है। क्या मतलब? उनके बारे में जानना, जो भी चीज़ें मिली हैं खुदाई में, यह काम परम आवश्यक है। प्राचीन भारत के नगरीय इतिहास के संदर्भ में तो यह और भी जरूरी है।
अब तक अधिकांश बौद्ध और कुछेक ब्राह्मणिक स्थलों के महत्व रेखांकित किए गए हैं, किंतु यह आवश्यक है कि धार्मिक इतिहास के अध्ययन में आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर ध्यान दिया जाए। प्राचीन इतिहास अभी तक मुख्यतः देशी या विदेशी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ही रचा गया है। सिक्कों और अभिलेखों को कुछ भूमिका अवश्य रही है, किंतु अधिक महत्व ग्रंथों को ही दिया गया है। आगे देखते हैं। अब नए नए तरीकों की ओर ध्यान देना है हमें। एक और वैदिक युग और दूसरी ओर चित्रित धूषण मृदभांड PGW, ठीक, पेंटेड ग्रे वेयर तथा अन्य पुरातात्विक सामग्रियों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना है। इसी तरह प्रारंभिक पाली ग्रंथों का संबंध देखिए, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड NBPW, क्या है NBPW यानी नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक, पुरातत्व के साथ जोड़ना होगा और संगम साहित्य से प्राप्त सूचनाओं को उन सूचनाओं के साथ मिलाना है जो प्रायद्वीपीय भारत के आरंभिक महापाषाणीय पुरातत्व में मिलती है। यानी देखिए जो NBPW है इसको किससे जोड़ना है, प्रारंभिक पाली ग्रंथ से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पुराणों में दी गई लंबी लंबी वंशावलियों की अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य को वही अधिक मूल्य दिया जाना चाहिए। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अयोध्या के राम का काल 2000 ईसा पूर्व के आसपास भले ही मान लें, पर अयोध्या में की गई खुदाई और व्यापक छानबीन से तो यही सिद्ध होता है कि उस काल के आसपास वहाँ कोई बस्ती थी ही नहीं। देखिए ये एक अजीब बात है कि देखिए अयोध्या में राम काल माना जाता है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, लेकिन अब वहाँ खुदाई करने पे वहाँ इस तरह का कुछ भी प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। आसपास वहाँ कोई बस्ती थी ही नहीं, क्योंकि खुदाई में बस्तियाँ होती तो पता चलता है, मानव कंकाल भी निकलते हैं। आगे कह रहे हैं कि इसी तरह महाभारत में कृष्ण की भूमिका भले ही महत्वपूर्ण हो, पर मथुरा में पाए गए 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के बीच अभिलेखों और मूर्तिकाल कृतियों से उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं होती है। अब देखिए महाभारत के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से उसमें जो काल बताया गया है इस समय पृथ्वी पे तो वो सब चीज़ें खुदाई या फिर उसमें नहीं मिलते हैं रिसर्च में। इसी तरह की कठिनाइयों के कारण महाभारत और रामायण के आधार पर काल्पित महाकाव्य युग एपिक एज की धारणा त्यागनी होगी। हालांकि अतीत में प्राचीन भारत पर लिखी गई लगभग सभी सर्वेक्षण पुस्तकों में इसे एक अध्याय बताया गया है। अवश्य ही रामायण और महाभारत दोनों में सामाजिक विकास के विभिन्न चरण ढूंढे जा सकते हैं। अगला देखते हैं। इसका कारण यह है कि ये महाकाव्य सामाजिक विकास की किसी एक अवस्था के दायित्व तक नहीं है। इनमें अनेक बार परिवर्तन हुए हैं, जैसा कि इस अध्याय में पहले बताया जा चुका है। जैसे मैं बताया था पहले कि महाभारत और रामायण में कई श्लोक ऐड करते करते जो है तब वो उनका नाम भी चेंज होते चला गया है। तो वही कह रहे हैं कि परिवर्तन हुए हैं, जैसा कि इस अध्याय में पहले बताया जा चुका है। कई अभिलेखों की उपेक्षा अब तक यह कहकर की जा रही है कि उनका ऐतिहासिक मूल्य नाम मात्र है। ऐतिहासिक मूल्य का अर्थ यह मान लिया है कि ऐसी कोई जानकारी जो राजनीतिक इतिहास के पुनः निर्माण के लिए अपेक्षित हो। पौराणिक अनुश्रुतियों की अपेक्षा अभिलेख निश्चय ही अधिक विश्वसनीय है। जैसे अनुश्रुति का सहारा सातवाहनों के आरंभ को पीछे ढकेलने में लिया जाता है, इसको समझते हैं आगे, जबकि अभिलेखीय आधार पर उनका आरंभ काल ईसा पूर्व पहली सदी है। सातवाहनों के बारे में बता रहे हैं, ठीक। और अभिलेखों में किसी राजा का शासनकाल, उसकी विजय और उसका राज्य विस्तार ये बातें मिल सकती हैं, पर साथ ही राजतंत्र, समाज, अर्थतंत्र और धर्म के विकास की प्रवृत्तियां भी तो दिखाई दे सकती हैं। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में अभिलेखों का सहारा केवल राजनीतिक या धार्मिक इतिहास के प्रसंग में नहीं लिया गया है। अभिलेखीय अनुदान पत्रों का महत्व केवल वंशावलियों और विजयवालियों के लिए नहीं, बल्कि और भी विशेष रूप में ऐसी जानकारी के लिए है कि किन किन नए राज्यों का उदय हुआ है और सामाजिक तथा
भूमि व्यवस्था में विशेषता गुप्तोत्तर काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए ये लेखक अपने तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि ये बुक लिखते समय सभी जहाँ से भी इनको सोर्स मिल सकता है या रिसर्च में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनका यूज करके ही लिखे हैं, तो वो वही बता रहे हैं कि किस तरह से ये किया गया है। तो ये बता रहे हैं कि देखिए अभिलेखीय अनुदान का महत्व केवल वंशावलियों और विजयवालियों के लिए नहीं, बल्कि और भी विशेष रूप से ऐसी जानकारी के लिए कि किन किन नए राज्यों का उदय हुआ और सामाजिक तथा भूमि व्यवस्था में विशेषता गुप्तोत्तर काल में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। इसी तरह सिक्कों का सहारा, अब देखिए लेखक सिक्कों का सहारा मतलब लेखक जो है वो बता रहे हैं कि वो सिक्कों का यूज क्या किए हैं इस बुक को लिखने में। तो इसी तरह सिक्कों का सहारा केवल हिंद यवनों शकों सातवाहनों और कुषाणों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए नहीं लेना है, बल्कि व्यापार और नागरीय जीवन के इतिहास के लिए झलक पाने के लिए भी लिया जाना आवश्यक है। तो सिक्कों का यूज ये क्या किए ये बता रहे हैं। सारांश यह है कि इतिहास निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, पुरातत्व आदि से निकली सारी सामग्री का ध्यान से संकलन होना परम आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों को यूज करके ये राइटर जो है वो बुक लिखे हैं। ये बुक राम शरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बुक है। लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हालांकि सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें फैक्ट हैं। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।